भारत में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहते हैं। करोड़ों वोटर, हजारों उम्मीदवार और एक ऐसी मशीनरी जो पूरे देश को एक साथ चलाती है। लेकिन इस पूरे शो को पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है ताकि खेल निष्पक्ष हो? जवाब है भारत का चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम इसी संस्था की आज़ादी के असली मतलब के तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईसीआई की स्वतंत्रता संविधान की किताबों में क्या है और असलियत में क्या है। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे बदली है और क्यों आज इसकी निष्पक्षता पर इतने सवाल उठ रहे हैं। चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। और ये आज़ादी या स्वतंत्रता, इस शब्द से शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके कई मतलब हैं, कई आयाम हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि किसी भी ऐसी संस्था की आज़ादी के कई पहलू होते हैं। एक है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, मतलब आयोग बनता कैसे है, संरचनात्मक स्वतंत्रता। हाँ। फिर है कार्यात्मक स्वतंत्रता, यानी वो अपने काम कैसे करता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करता है। वित्तीय स्वतंत्रता भी है, यानी पैसे के लिए उसे सरकार की तरफ कितना देखना पड़ता है। और एक और अहम पहलू है कर्मचारियों की स्वतंत्रता, मतलब कि जो लोग आयोग में काम कर रहे हैं वो कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा। लेकिन इन सब से ऊपर शायद सबसे जरूरी है सार्वजनिक धारणा, लोगों का भरोसा। हाँ, आम जनता का आयोग की निष्पक्षता में भरोसा। क्योंकि अगर लोगों का भरोसा ही उड़ गया तो कागज पर दी गई शक्तियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर ऐसा लगे कि सरकार का असर इनमें से किसी भी पहलू पर पड़ रहा है तो असल आज़ादी कम हो जाती है, भले ही नियम कानून वही रहें। ये बात तो सही है, भरोसा ही सब कुछ है। तो चलिए शुरुआत संविधान से ही करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, मतलब सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की सारी शक्ति देता है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं। इसका असल मतलब क्या है? इन्हें जानबूझकर इतना व्यापक और शक्तिशाली बनाया गया था। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इरादा साफ था, चुनावों को सरकार के रोजमर्रा के दखल से पूरी तरह बाहर रखना। वो चाहते थे कि ईसीआई के पास इतनी ताकत हो कि वो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपट सके बिना किसी से पूछे। अगर इतनी ताकत दी गई थी तो फिर आज हम इसकी आज़ादी पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे हमारे स्रोत संवैधानिक चुप्पी कहते हैं। संवैधानिक चुप्पी, ये क्या है? आर्टिकल 324 ये तो बताता है कि ईसीआई क्या करेगा, लेकिन ये नहीं बताता कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कौन और कैसे करेगा। अच्छा, उनकी योग्यता क्या होगी, उन्हें हटाने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। इन अहम सवालों पर संविधान चुप है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। इतनी बड़ी संस्था के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया ही संविधान में नहीं लिखी, ऐसा क्यों? शायद संविधान बनाने वालों ने ये सोचा था कि भविष्य में संसद इस पर एक अच्छा और मजबूत कानून बनाएगी जो अच्छी नीयत से बनाया गया हो। लेकिन जब तक वो कानून नहीं बना तब तक ये चुप्पी एक तरह की संवैधानिक कमजोरी बन गई, एक ऐसा खालीपन जिसे कार्यपालिका यानी सरकार अपने हिसाब से भर सकती थी। और यही हुआ भी। इसी वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया आज सबसे बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। हाँ, और ये प्रक्रिया दशकों तक एक ही तरीके से चलती रही है ना। 2023 से पहले लगभग 70 सालों तक व्यवस्था ये थी कि राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति के फैसलों का असल मतलब होता है प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह। बिल्कुल, इसे सरल शब्दों में कहें तो जो टीम मैच खेल रही है वही अंपायर चुन रही थी। सही बात है। जाहिर है इससे हितों के टकराव का सवाल तो उठता ही। एक धारणा भी बन गई थी कि ये पद अक्सर रिटायरमेंट के बाद सरकार के वफादार अधिकारियों को दिए जाते हैं। इसी व्यवस्था को फिर अदालत में चुनौती दी गई है ना, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। हाँ, 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले में। कोर्ट ने कुछ बहुत मजबूत बातें कहीं। पहली, आजाद और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। दूसरी, चुनाव आयोग की आजादी के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकार द्वारा नियुक्ति करना ये संस्था की निष्पक्षता के खिलाफ है। ये डिजाइन में ही एक खोट पैदा करता है। तो कोर्ट ने इस खोट को ठीक करने के लिए क्या किया? क्या कोर्ट खुद नियुक्तियां कर सकता है? ये तो सरकार के काम में दखलंदाजी जैसा लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
कोर्ट ने कहा कि वो नियुक्ति नहीं करेंगे, लेकिन जब तक संसद इस संवैधानिक चुप्पी को एक कानून से नहीं भर देती, तब तक एक अस्थायी व्यवस्था होगी। अच्छा, एक टेम्पररी सॉल्यूशन। हाँ, उन्होंने एक 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई जो चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होंगे। कोर्ट का तर्क था कि सीजेआई की मौजूदगी इस प्रक्रिया में एक संतुलन लाएगी और इसे सिर्फ एक राजनीतिक फैसला बनने से रोकेगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और बीच में संतुलन के लिए चीफ जस्टिस। सुनने में तो ये काफी संतुलित व्यवस्था लगती है। लेकिन ये अस्थायी थी। फिर संसद ने 2023 में नया कानून बनाया। अब क्या बदल गया है? नए कानून ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की पूरी संरचना ही बदल दी। कैसे? अब चयन समिति में प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और तीसरे सदस्य हैं प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मंत्री। मतलब चीफ जस्टिस को हटा दिया? हाँ, चीफ जस्टिस को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अच्छा, तो अब 3 में से 2 सदस्य सीधे सीधे सरकार के हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो लेकिन 2-1 के बहुमत में उनकी आवाज का कितना वजन रह जाएगा? पर क्या यही पूरी कहानी है? हमारे स्रोत बताते हैं कि असली खेल कहीं और है। बिल्कुल, सतह पर तो 2-1 का बहुमत दिखता है, लेकिन असली शक्ति एक और परत के नीचे छिपी है। नए कानून में एक सर्च कमेटी यानी खोज समिति का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। ये कमेटी 5 नामों का एक पैनल तैयार करके चयन समिति को भेजती है। और मजे की बात यह है कि चयन समिति केवल इन्हीं 5 नामों में से किसी को चुन सकती है। अरे वाह! मतलब चयन समिति के पास जो लिस्ट आ रही है वो पहले से ही सरकार द्वारा फिल्टर होकर आ रही है, क्योंकि कैबिनेट सचिव तो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। तो प्रभावी रूप से सरकार ही नाम तय कर रही है और सरकार ही उन्हें चुन रही है। हाँ, ये प्रक्रिया को कई स्तरों पर कार्यपालिका के नियंत्रण में ले आता है और यहीं पर चीफ जस्टिस को हटाने का फैसला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सीजेआई की मौजूदगी सिर्फ एक वोट नहीं थी, वो एक ऐसा दृष्टिकोण था जो राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठकर संवैधानिक नैतिकता की बात करता। उन्हें हटाने से वो संतुलन ही खत्म हो गया। हमारे स्रोत इस बदलाव को एक संवैधानिक अंपायर से सरकार पर निर्भर रेफरी की तरफ बड़े बदलाव के तौर पर देखते हैं। तो नियुक्ति की प्रक्रिया पर तो अब सरकार का नियंत्रण काफी मजबूत हो गया है, लेकिन एक बार कोई आयुक्त बन गया तो क्या वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता? उनके कार्यकाल की सुरक्षा तो होगी ही। यहीं पर कहानी में एक और पेंच है। ये कार्यकाल की सुरक्षा वाला मुद्दा आयोग की आंतरिक स्वतंत्रता को बहुत प्रभावित करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत मजबूत है। उन्हें सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। मतलब संसद में महाभियोग के जरिए? हाँ, जो लगभग असंभव है। ये तो बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है, लेकिन बाकी 2 आयुक्तों का क्या? उनके पास ये सुरक्षा कवच नहीं है। क्या मतलब? अन्य 2 चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति यानी सरकार हटा सकती है। 1 मिनट, ये तो डिजाइन में ही एक अजीब सी बात है। मतलब तीनों आयुक्तों का पद और शक्तियां बराबर हैं, लेकिन एक को हटाने के लिए महाभियोग चाहिए और बाकी 2 को उनका बॉस एक सिफारिश पे हटवा सकता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि एक क्रिकेट टीम में कप्तान और उपकप्तान को तो सिर्फ बोर्ड ही हटा सकता है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को कप्तान की मर्जी पर कभी भी टीम से बाहर किया जा सकता है। मैदान पर तो सब बराबर दिखेंगे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में माहौल क्या होगा? आपने एकदम सटीक तुलना की है। यह एक आंतरिक दबाव बनाता है। यह आयोग के सामूहिक और निर्भीक फैसले लेने की क्षमता को कमजोर करता है। अगर बाकी 2 आयुक्तों को हमेशा ये चिंता रहे कि सीईसी से असहमति जताने पर उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, तो वो शायद चुप रहना ही बेहतर समझेंगे, जबकि आयोग को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। ये तो हुई नियुक्ति और हटाने की अंदरूनी बातें, लेकिन जमीन पर क्या होता है? जब आयुक्त अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उनके पास असल में शक्तियां क्या होती हैं? जैसे हम हमेशा आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी के बारे में सुनते हैं। ये एक अच्छा टेस्ट केस हो सकता है। बिल्कुल। एमसीसी की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। ये संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है। नहीं, ये सभी राजनीतिक दलों के बीच बनी एक नैतिक सहमति है, जिसे चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके लागू करता है। यह एक तरह का जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है। तो अगर ये कानून नहीं है तो फिर इसमें चुनौती कहाँ आती है? चुनौती आती है इसके लागू होने के तरीके में। हाल के चुनाव में ये आरोप बार बार लगे हैं कि एमसीसी का उल्लंघन करने पर आयोग
कह सकते हैं कि चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करता है। बड़े नेताओं या सत्ताधारी दल के खिलाफ शिकायत पर फैसला लेने में या तो देरी होती है या फिर कार्रवाई बहुत हल्की होती है, और यहीं पर वो सार्वजनिक धारणा वाली बात वापस आ जाती है। मतलब अगर लोगों को लगने लगे कि नियम सबके लिए बराबर नहीं है, तो आयोग की इज्जत कम हो जाती है। बिल्कुल, हो सकता है आयोग ने अंदरूनी तौर पर सही प्रक्रिया अपनाई हो, लेकिन अगर बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि वो किसी एक पक्ष के प्रति नरम है, तो उसके सही फैसले भी अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। चुनाव की पूरी इमारत ही जनता के विश्वास पर टिकी है। अगर वो विश्वास डगमगाया तो सब कुछ बिखर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग के फैसलों को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती? क्या वो हर तरह की जांच से ऊपर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग को कोई एब्सोल्यूट इम्यूनिटी यानी पूर्ण छूट नहीं मिली है। अगर आयोग का कोई फैसला मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ हो, तो अदालतें उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। कई बार अदालतों ने ईसीआई को फटकार भी लगाई है और एमसीसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो सार यह है कि ईसीआई स्वतंत्र है, लेकिन जवाबदेह भी है। अगर हम दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्रों से तुलना करें, तो भारत की व्यवस्था कैसी दिखती है? हमारे स्रोत बताते हैं कि कई प्रमुख लोकतंत्रों जैसे यूके, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका में नियुक्ति की प्रक्रिया में ज्यादा लोगों की भागीदारी होती है। कहीं संसदीय समितियां शामिल होती हैं, तो कहीं विपक्ष और सिविल सोसाइटी को भी भूमिका दी जाती है, ताकि प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इसकी तुलना में भारत की संवैधानिक नींव तो मजबूत है, लेकिन प्रक्रियाओं में, खासकर हाल के बदलावों के बाद, कुछ कमजोरियां साफ दिखती हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो हम कहाँ पहुँचते हैं? इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भारत का चुनाव आयोग कागज पर संवैधानिक रूप से एक बेहद शक्तिशाली संस्था है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जबरदस्त अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसकी प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता, खासकर नियुक्ति के मामले में, हाल के कानूनी बदलावों के बाद गंभीर सवालों के घेरे में है। और तीसरा, जैसा आपने शुरू में कहा था, वो भरोसे वाली बात। हाँ, कागज पर मिली शक्तियों और जनता के भरोसे के बीच का संतुलन बहुत नाजुक है, और यही भरोसा इसकी असली ताकत है, जो अब दांव पर है। तो क्या इन चुनौतियों से निपटने का कोई रास्ता है? क्या स्रोतों में कुछ सुधारों के सुझाव दिए गए हैं? हाँ, कई ठोस सुझाव हैं। पहला, एक व्यापक चयन समिति बनाई जाए जिसमें न्यायपालिका और विपक्ष की मजबूत और बराबर की भूमिका हो, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था। वो सीजीआई वाली कमेटी? बिल्कुल। दूसरा, सभी चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए समान सुरक्षा दी जाए, ताकि कोई आंतरिक दबाव ना हो। तीसरा, चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय हो और अपने कर्मचारी हों, ताकि उसे सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। और आखिर में, आदर्श आचार संहिता को कानूनी ताकत दी जाए, ताकि उसका उल्लंघन करने पर सख्त और तय सजा हो सके। ये सभी सुधार संस्था को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर नियुक्ति और कानूनों को बदलने की बात करते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब राजनीतिक दलों के बीच वो बुनियादी सहमति ही खत्म होने लगे, जिस पर आदर्श आचार संहिता जैसी व्यवस्था टिकी है? वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट ही अगर टूट जाए, तो क्या सिर्फ कानूनी सुधार उस भरोसे को वापस ला सकते हैं? अगर खेल खेलने की भावना ही खत्म हो जाए?